हेलो नमस्कार, जय हिंद जय भारत। वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश डाइजेस्ट। शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन वोकैब का थर्ड पार्ट। जो हम लोग डिटेल में वोकैब पढ़ रहे हैं, हर एक सिनोनिम को, हर एक एंटोनिम को डिस्कस कर रहे हैं, हर एक वर्ड का शॉर्ट ट्रिक लेके आप लोगों को वो वर्ड याद करवा रहे हैं। तो उसका आज तीसरा दिन है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। आई होप आप लोगों को जो इससे पहले जो 2 क्लासेस हो गई हमारी वोकैब की, वो आप लोगों को पसंद आई होंगी। ठीक है, बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और ये जो वोकैब है, ये वोकैब आपके सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए चलाई जा रही है। खासकर जो एसएससी सीजन 2026 होने वाले हैं और बाकी भी एसएससी के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए है। इसमें एनडीए सीडीएस के भी क्वेश्चन शामिल हैं। चलिए तो शुरू करेंगे हम लोग आज का सेशन। पार्ट नंबर 3 आप लोगों का यहाँ पे होने जा रहा है। इस वीक का मैंने आपको शेड्यूल बताया हुआ है कि इस वीक में हम लोग, अब जैसे कि आज आप लोगों को पता है वेंसडे है, तो वेंसडे को आज हमारा वोकैब का कंप्लीट सेशन आएगा। एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट कवर करवाया जा रहा है। मंडे को कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, जहां से हमारे एग्जाम में सटीक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में ट्यूसडे को हम लोगों ने, मतलब कि कल हम लोगों ने नरेशन को डिस्कस किया डिटेल में। और एक बात और है इन सभी सेशन की, वो ये है कि हम टॉपिक तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक सेशन में वो चीज कवर आपको करवाई जा रही है। और ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये शेड्यूल अपने दिमाग में बिठा लो, इस वीक में ये चीज चलने वाली है। तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं आज का सेशन। वॉइस की आज की हमारी क्लास आपको मिलेगी आप लोगों को शाम को, है ना। एक्टिव वॉइस से वॉइस को सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा आपका। ठीक है, आज का पहला वर्ड क्या है? मिटिगेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो बच्चे आज पहले दिन आए हुए हैं, मैं उनको बता दूं बेटा, मैं हर एक वर्ड का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। हर एक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग जो होता है वो मैं आपको समझाता हूं। उसका सिनोनिम मैं आपको बताता हूं, एंटोनिम में बताता हूं। जो भी शब्द है उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्लस वो शब्द एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुआ है, वो शब्द कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीटिशन हुआ है, वो भी मैं आपको यहां बताता हूं। समझ में आ रहा है? ठीक नहीं है? और ये शब्द रिपीट हुआ है, इसके अलावा इसके सिनोनिम एंटोनिम अलग रिपीट हुए हैं, वो अलग टाइप के हैं। ठीक है नहीं है? तो हम बात करेंगे मिट्टी के बारे में, मिटिगेट के बारे में। मिटिगेट एक वर्ब होता है बेटा। मिटिगेट जो है वो वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कम करना या शांत करना। अब कम करना या शांत करने का मतलब क्या है? किसी इंसान के दुख है, दर्द है, कष्ट है, कोई इंसान मुसीबत में है, उस मुसीबत को कम करना। कोई इंसान प्रॉब्लम में है, उसकी प्रॉब्लम को कम करना। कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उस लड़ाई झगड़े को कम करना। कम करना या लड़ाई झगड़े को शांत करना, ये दोनों ही सेंस बनते हैं यहां पे। ध्यान से सुनना इस चीज को। मिटिगेट का मतलब कम करना, रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, और किसी चीज को शांत करना। मतलब कि जैसे मान के चलो कहीं पे झगड़ा हो रहा है या किसी व्यक्ति को पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आपने उसमें मरहम पट्टी लगा दिया, तो वो मरहम क्या करेगी? वो उसके दर्द को मिटिगेट कर देगी, कम कर देगी। तो सेंस में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? टू मेक लेस सीवर। किसी चीज को, किसी चीज की जो तीव्रता थी या सीवरनेस थी, उसको कम कर दिया, है ना। सीरियसनेस को कम कर देना। पेनफुल कोई चीज थी, दर्दनाक थी या दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, उसको कम कर दिया। हम पेन किलर खाते हैं, ये क्या करता है? हमारे दर्द को कम कर देता है। अब कम करने का सेंस आ रहा है। अब इसका आप ये देखो, पहले तो इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो, याद कैसे करेंगे। मिटिगेट है, तो मिटिगेट को हम लोग मिट्टी के गेट से याद करेंगे। किससे याद करेंगे बेटा? मिट्टी के गेट, है ना। मिट्टी, मिट्टी लिखा ना, मिट्टी मिट्टी, मिट्टी के गेट। अब बारिश हो रही है, बारिश में क्या होता है भैया? मिट्टी के गेट जल्दी गिर जाते हैं। अब बारिश होना शुरू हो गई है, तो इससे क्या है? पानी बढ़ता है, मिट्टी के गेट जल्दी गिर जाते हैं। फिर क्या होता है? परेशान होते हैं। तो इसलिए एक पर्सन बैठे बैठे सोच रहा था कि भैया जो मिट्टी के गेट लगे हुए ना हमारे घर में, मिट्टी के गेट जो है वो कम करने होंगे। ऐसे याद कर लो। अब मिट्टी के जो गेट बने हुए हैं ना, इनको क्या करना पड़ेगा? इनको कम करना पड़ेगा। तो मिटिगेट का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, दुख को, दर्द को, पीड़ा को, कष्ट को कम करना, है ना। लड़ाई झगड़े को कम करना, शांत करना। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मिटिगेट, है ना। अब आ जाओ सिनोनिम। इसमें एक भी सिनोनिम ऐसा नहीं है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने हो। एक भी सिनोनिम ऐसा नहीं है जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना बने हो। हर एक सिनोनिम को ढंग से आपको पढ़ना है बेटा, है ना। एले का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना, किसी चीज को शांत करना, प्रॉब्लम को शांत करना, किसी के दुख दर्द को कम करना। लेसन की स्पेलिंग याद कर लेना, LESSEN।
LESSON होता है एक। इस लेसन का मतलब होता है पाठ, या इसको बोलते हैं हम लोग सबक। कई बार हम लोग बोलते हैं कि इस स्टोरी को पढ़ के क्या सबक सीखा, है ना, तो ये लेसन अलग होता है। ये लेसन है कम करना, किसी चीज को कम करना, है ना, तो ये ध्यान रखना। एलिवेट, अब इसको याद कर लो, एलिवेट लिखा हुआ तो एलिवेट से याद कर लो कि अली को क्या करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा। है ना, क्या करना पड़ेगा, अली को क्या करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग बातचीत किसकी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या, सिनोनिम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अली को वेट क्या करना पड़ेगा, कम करने का। तो एलिवेट मतलब क्या हो गया, कम करना। रिलीव मतलब किसी चीज में आराम मिलना, राहत में आराम, दर्द में आराम मिलना, है ना, चोट में आराम मिलना, तो उस कंडीशन में हम रिलीव का यूज करते हैं। डिमिनिश मतलब कम करना होता है। पैलिएट का मतलब भी होता है किसी चीज को कम करना, शांत करना, जो भी दुख वगैरह है उसको, है ना। सूथ हो गया, मॉलिफाई हो गया। एस्वेज बहुत अच्छा शब्द है, याद कर लेना। ईज का मतलब है थोड़ा सा राहत पहुंचाना, है ना, क्या हो जाएगा, ईज का मतलब थोड़ा सा राहत पहुंचाना। और अटेन्यूएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। अटेन्यूएट का मतलब कम करना। ये सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। मैंने यहां 15 प्लस लिखा है, ये मिटिगेट रिपीट हुआ है। अगर इसके सिनोनिम्स को उठा के देख लोगे ना, तो आप पाओगे कि इसमें रिपीटेशन 30 प्लस बार हुआ है इन सभी को मिला के। ठीक है, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपोजिट क्या हो जाएगा, देखो अपोजिट हो जाएगा एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना, मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना। अब जैसे मान के चलो आपका दोस्त जो ना प्रॉब्लम में था, आपका दोस्त प्रॉब्लम में था, तो आप जाओगे तो आप दो काम करोगे। एक तो उसकी प्रॉब्लम को कम करोगे, और या फिर आप उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा दोगे। है, कुछ कुछ लोग होते हैं ना, प्रॉब्लम को शांत करने नहीं बढ़ाने के लिए आते हैं। तो एग्रावेट करना होता है, क्या कहते हैं, एग्रावेट। इंटेंसिफाई करना, और तेज कर देना। एक्सासर्वेट, ये एनडीए-सीडीएस में पूछा जा चुका है हमारा। वर्जन द मैटर आपने सुना होगा, इसके लिए एक इडियम यूज करते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। क्या यूज करते हैं, एड फ्यूल टू द फायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि मामले को और बिगाड़ देना। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब जले में आग में घी डालना। एड फ्यूल टू द फायर, एड फ्यूल टू द फ्लेम, याद कर लेना इसका मतलब, जले में घी डालना, जले पे नमक छिड़कना है, आग में घी डालना। हाइटन मतलब किसी चीज को और ज्यादा तूल दे देना। इंसाइट और प्रोवोक का मतलब होता है भड़काना। इंसाइट और प्रोवोक का मतलब भड़काना। कोई इंसान नाराज हो रहा था, हाँ, जैसे मान के चलो आपके पापा जो है नाराज हो रहे थे, भाई ने आके दो बातें और बोल दी, अब वो भड़क गए और ज्यादा, अब तो मेरी कुटाई करना शुरू कर दिया है। तो दो तरह की चीजें हैं। तो एक हो गया कम करना किसी चीज को, कोई मामले को, कोई प्रॉब्लम को, दुख को, दर्द को, या फिर कहीं लड़ाई हो रही थी उसको कम करना। यहां पे आप भड़का रहे हो, दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हो, पत्थर फेंक के मारना, वो भड़क जाएंगे आपस में और भयंकर लड़ाई हो जाएगी। तो इस टाइप से समझना है, ठीक है कि नहीं है। तो मिटिगेट कैसे याद करेंगे हम लोग, मिट्टी के गेट को कम करना पड़ेगा, मिट्टी के गेट को कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। हारमोनी, हारमोनी का मतलब होता है तालमेल, सामंजस्य, मेल जोल। इसको हम लोग तालमेल भी बोलते हैं, या फिर मेल जोल भी बोलते हैं, या फिर सामंजस्य भी बोलते हैं, सद्भाव भी बोलते हैं, है ना, ये सब बोलते हैं, है ना। इसका मतलब एग्रीमेंट, समझौता, एग्रीमेंट, कॉन्कॉर्ड, सहमति, है ना। इन लोगों के बीच में बहुत तालमेल रहता है, इन लोगों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा है, इन लोगों की बनती अच्छी है, इनके बीच में एग्रीमेंट बहुत अच्छा है, इनके बीच में चीजों को लेकर बैलेंस बहुत अच्छा है। तो ये क्या होता है, ये हार्मोनी कहलाता है। इसको हम लोग शांति भी बोलते हैं। अब दो लोगों के बीच में तालमेल अच्छा है, इसका मतलब क्या है, कभी झड़ते नहीं है, शांति रहती है, तो इसलिए हम लोग इसको शांति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, शांति। लिखा है ना पीस, क्या लिखा हुआ है, पीस लिखा हुआ है। सिंफनी लिखा हुआ, तालमेल बोलते हैं हम लोग। कंसेंसस मतलब होता है सहमति, सहमति भैया, कंसेंट लिखा हुआ है। अकॉर्ड मतलब सहमति होता है, सहमति होता है। असेंट लिखा हुआ है। यूनिटी और एमिटी, इसका मतलब होता है एकता, है ना, मेलजोल, एकता, सर्वसम्मति हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक साइड तो वो व्यक्ति के बीच में क्या है, आपके और आपके भाई के बीच में, आपके आपके दोस्त के बीच में सहमति है, मेलजोल है, झगड़ते नहीं हो, शांति रहती है। अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा। डिस्कॉर्ड, स्ट्रिफ का मतलब क्या हो गया, विवाद।
क्या हो गया? विवाद हो गया। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद हो गया, डिस्प्यूट का मतलब विवाद हो गया, क्वेरल का मतलब झगड़ा हो गया, डिसेंशन का मतलब असहमति हो गया, एनिमिटी मतलब दुश्मनी हो गया। तो तालमेल नहीं है इनके बीच में, मेल जोल कुछ नहीं है, दुश्मनी है, कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे एंटोनिम हो जाएंगे। इसमें हम लोग एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब भी क्या होता है? कंटेंशन का मतलब भी झगड़ा होता है। अब हम लोग बात करें हारमोनी, याद करेंगे हम लोग। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है हारमोनी का? कि हार के पहले इसको हार पढ़ना है, हार के पहले मौनी थोड़ा सामंजस्य दिखाती है। मतलब हार के पहले, मतलब मौनी जब हारती है ना तो उससे पहले क्या दिखाती है? थोड़ा मेलजोल दिखाती है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता है, इन दोनों के बीच में बहुत शांति है। हार से पहले दिखाती है और हारने के बाद दुश्मनी हो जाती है? तो ऐसे याद कर लो ना, हार मौनी, हार से पहले मौनी मित्रता दिखाती है, सहमति दिखाती है। तो हार से पहले मौनी क्या करती है? वो सामंजस्य दिखाती है, तालमेल दिखाती है, मेलजोल दिखाती है। तो हार मौनी, हार से पहले, है ना? इस चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है बेटा? आराम से याद हो जाएगा। हारमोनी हारमोनी पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक या निमोनिक मैं क्यों देता हूं, जिससे कि आप उस शब्द को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो बार बार जब पढ़ोगे ना तो वर्ड बार बार दिमाग में घूमेगा। मैं कोशिश यही करता हूं कि न्यूमेरिक जो भी बनाऊं वो ऐसा बनाऊं जिससे लगभग हमारा स्पेलिंग भी याद हो जाए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है। तो आप लोगों के सामने भी अगर कोई नया वर्ड आ रहा है तो आप लोग भी ऐसी कोशिश किया करो कि ऐसा कोई न्यूमेरिक बनाओ जिससे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए। कोशिश यही करना है, बाकी तो हमें वर्ड को फोकस करना ही करना है। जैसे ट्रांजिएंट लिखा हुआ है, ट्रांजिएंट क्या लिखा हुआ है? ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है? क्षणिक, क्षण भंगुर है, कोई चीज जो ऐसे इजीली टूट जाती है। अब जैसे ये विंडो है मेरे बगल में, कांच की है, अभी मार दो ढंग से वो टूट जाएगी हाल, हाँ टूट जाएगी हाल। क्षण भंगुर है ना, कांच के गिलास होते हैं तुरंत टूट जाते हैं, तो क्या है? क्षण भंगुर होते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज है जो लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम भैया, जो परमानेंट नहीं है, जो स्थायी नहीं है, अस्थाई है। अब देखो इसी का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है? 12 प्लस टाइम्स हुआ है, 12 बार हुआ है। इससे पहले वाले का देखो 13 बार, तो मतलब मोर देन 13 टाइम्स। तो रिपीटेशन में इसलिए लेके आता हूं आपको पता चले कि द वर्ड वी आर स्टडिंग इज इंपॉर्टेंट। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, अब इसका सिनोनिम में क्या आ जाएगा? ट्रांजिटरी आ जाएगा, फ्लीटिंग आ जाएगा, क्षणिक बोलते हैं, है ना? इवेंसेंट बोलते हैं। इवेंसेंट मतलब क्षणिक, अस्थायी कोई चीज, परमानेंट नहीं है। हम लोग भी यहां परमानेंट नहीं है। इंसान के लिए यूज किया जाता है कि इंसान जो है वो क्या है? मोर्टल है। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर। नश्वर बोल लो या अस्थायी बोल दो, मतलब जिसका कोई यहां परमानेंट ठिकाना नहीं है कि भैया हमारे दादाजी 1000 साल के हैं, मैं 1500 साल जीऊंगा। परमानेंट ठेका थोड़ा लेके आए हम लोग, है पता नहीं कब निकल लेंगे। इफेमरल हो गया, क्षणिक। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी क्वेश्चन बनता है। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कम समय के लिए चलती है, बहुत कम समय चल पाती है, उसको इफेमरल कहते हैं, उसको फ्लीटिंग कहते हैं, उसको मोमेंट्री कहते हैं, उसको ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी कहते हैं। इनमें से कोई भी आपको एक ऑप्शन में दे देगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ऑप्शन ये और ये मिलता है, लेकिन उसका मन कुछ भी दे सकता है। एग्जाम वाले को मना थोड़ा कर सकते कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हाँ, दैट विच लिव्ड विच लास्ट फॉर अ वाइल, एक ऐसी चीज जो बहुत ही कम समय के लिए रहती है, उसे इफेमरल कहते हैं, मोमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? मोमेंट्री कहते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है? अपोजिट क्या होगा? परमानेंट है भैया, इटर्नल, शाश्वत, हमेशा रहने वाली। हाँ, इमोर्टल, इमोर्टल का मतलब होता है अमर। इटर्नल का मतलब अमर होता है, शाश्वत होता है। परपेचुअल, लास्टिंग, एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाले। ड्यूरिंग, ड्यूरेबल बोल सकते हैं हम लोग। सीजलेस, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। टाइमलेस, जिसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, कभी भी रह सकता है, कितने भी समय तक, कितने भी सालों तक, कितने भी दशकों तक, कितने भी सालों नहीं, शताब्दियों, है ना, जो भी है उनके समय तक रह सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सीजलेस या टाइमलेस बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए? दे ऑल आर एंटोनिम ऑफ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या? ट्रांजिएंट। अब इसको याद करेंगे हम लोग। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? ट्रेंसेंट पढ़ लो इसको।
ट्रांजिएंट को पढ़ने से पहले इसको ट्रांसेंट पढ़ लो। ट्रांजिएंट है लेकिन ट्रांसेंट पढ़ लो तो क्या होगा, ट्रेन में जो सेंट होते हैं ना, सेंट। अब मैंने क्या है उस कोशिश की है ये वाली स्पेलिंग लिखने की जिससे आपको स्पेलिंग भी याद हो जाए। हालांकि साधु संत वाले सेंट की स्पेलिंग SAINT होता है, SAINT, सेंट मतलब साधु वगैरह, ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश किया कि ये स्पेलिंग कैसे भी करके याद हो, है ना। आप स्पेलिंग देखो ट्रेन, अब ट्रेन में TRAN है तो मैंने क्या किया, इस वाले आई को यहां लगा दिया तो ट्रेन का सेंस बन गया, सेंट में आई नहीं लगाया। तो ट्रेन में सेंट जो है वो कुछ समय के लिए ही बैठते हैं, मतलब साधु संत जो लोग होते हैं ना वो ट्रेन में कुछ समय के लिए बैठते हैं, परमानेंट नहीं बैठते। तो कुछ समय के लिए कोई चीज जो कुछ समय के लिए टिकती हो, कोई चीज जो कुछ समय के लिए हो, परमानेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिएंट बोलते हैं। ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, ट्रांजिएंट का मतलब अस्थाई, ट्रांजिएंट मतलब जो कुछ समय के लिए टिक रही हो, परमानेंट ना हो। समझ में आ गया, परमानेंट इसका एंटोनिम आ जाएगा। अच्छा एक चीज रहेगी इसमें, आपने देखा होगा टेम्पोररी रह गया, टेम्पोररी देख रहे हो, है टेम्पोररी रह गया, टेम्पोररी, तो टेम्पोररी भी लिख लेना बेटा। टेम्पोररी का मतलब भी होता है ना, ये लिखा हुआ फ्यूगेशियस लिखा हुआ है, शॉर्ट लिव्ड लिखा हुआ है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ेंगे बेटा, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, देखो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। इतना बढ़िया कंटेंट, इतना बढ़िया चीजें आप लोगों के लिए आ रही हैं, तो एक एक लाइक और एक एक शेयर तो कर ही सकते हो। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लो जिससे क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाए करे और कोई भी क्लास मिस ना हो। क्योंकि हम लोग किसी चीज को शुरू तो कर देते हैं बट उसको बनाए रखने में बड़ी ही मुश्किलात आते हैं, बड़ी ही प्रॉब्लम आती है। शुरू कर देते हैं हमें ये करना, ये करना, ये करना, मार्केट से किताबें लिखेंगे, जो लिखेंगे वो लिखेंगे, बस हमने शुरू कर दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू, उसको मेंटेन करने में बड़ा ही प्रॉब्लम आती है। शुरुआत में हम जो जो उसमें 4-5 घंटे पढ़ते हैं, फिर वो 3 घंटे होता है, फिर वो 2.5 घंटे होता है, फिर 2 होता है, फिर 1 होता है। एक वक्त ऐसा आता है और ठीक है पढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसी चीज से निकलने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई रेगुलरिटी मेंटेन करो, इसको ज्वाइन कर लो। रेगुलरली आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, रेगुलरली आप चीजों को ज्वाइन करते जाओ। और सब कुछ नए सिरे से शुरू किया है तो सब कुछ फिर से ही शुरुआत है, जो कि आपको एग्जाम तक सब कुछ करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर करना है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करोगे आप लोग। चलो ठीक है कि नहीं है, चलो आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट वर्ड एफ्लुएंट कितनी बार पूछा गया है, ये एफ्लुएंट मोर देन 11 टाइम्स पूछा गया है, मोर देन 11 टाइम्स इफ वी टॉक अबाउट एफ्लुएंट। बट इसके अलावा बात करेंगे प्रॉस्परस हो गया, ऑपुलेंट हो गया, रिच वेल्दी हो गया, तो इनसे भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए होंगे आपके, है ना। तो इसमें बात करें एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी और रिच, एक ऐसा इंसान जो बहुत पैसे वाला है, काफी पैसा है, ग्रेट डील ऑफ मनी, काफी सारा पैसा है, उसे बोलते हैं हम लोग एफ्लुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एफ्लुएंट। अब इसका ट्रिक क्या है, तो आप ट्रिक देख लीजिएगा सबसे पहले। इसका ट्रिक क्या है, इसको कैसे याद करेंगे, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट बोल रहे हैं ना, तो एफ, उसको हमने एफ को बी में कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे समझ लो कि अब वो फ्लुएंट बनने के लिए अमीर होना पड़ेगा भाई, है कि भैया अमीर लोग देखो कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश को बोलते हैं, दे स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। बट जब हम लोग अपने बारे में बात करते हैं, वी डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग सोच रहे होते हैं व्हाट टू से व्हाट नॉट टू से, लेकिन वो तो बोल रहे होते हैं भैया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब फ्लुएंट, 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 अब इसको साथ साथ मिला के बोलो, आपका यही प्रोनाउंसिएशन निकलने लगेगा। अब फ्लुएंट, अब फ्लुएंट, अब फ्लुएंट बनने के लिए अमीर होना पड़ेगा, तो अब फ्लुएंट अमीर होना पड़ेगा, अफ्लुएंट अमीर होना पड़ेगा। तो अफ्लुएंट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, अमीर होना पड़ेगा, धनी बनना पड़ेगा, संपन्न व्यक्ति बनना पड़ेगा, पैसे वाला बनना पड़ेगा, है वेल्दी पर्सन बनना पड़ेगा, रिच बनना पड़ेगा। अब सिनोनिम पे आ जाओ, ऑपुलेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रॉस्परस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके इनके एक दूसरे के सिनोनिम में मिलते रहते हैं। रिच तो आप लोगों को पता है, वेल टू डू मतलब अच्छी फैमिली से पैदा होना, मतलब अच्छी फैमिली से आना। फैट कैट, मैंने एक अमीर परिवार में फैट कैट को देखा, मोटी बिल्ली को देखा भैया, ऐसे याद कर सकते हो ना फैट कैट। थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब एक ऐसी
कंडीशन या ऐसा पर्सन जिसका सब कुछ है। थ्राइविंग का मतलब संपन्न होता है। थ्राइविंग कौन होता है? संपन्न, प्रॉस्परस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रॉस्परस। एडजेक्टिव है प्रॉस्पर का, प्रॉस्पर वर्ब होता है। और प्रॉस्पैरिटी नाउन होता है। या सुन लो, या से एफ्लुएंट का नाउन फॉर्म होता है एफ्लुएंस। एग्जाम में हो सकता है इसका नाउन फॉर्म पूछ ले, तो इसके नाउन फॉर्म में आपको ऑपुलेंस पूछ सकता है, मतलब दे सकता है, आपको प्रॉस्पैरिटी दे सकता है, आपको वेल्थ दे सकता है, आपको वेल्थ दे सकता है। आपको क्या दे सकता है? आपको वेल्थ दे सकता है, आपको रिचनेस दे सकता है। क्या दे सकता है? रिचनेस। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इन सबका मतलब हो गया अमीरी, धनी इंसान, संपन्न, पैसे वाला इंसान, इन सबका मतलब हो गया। अब अपोजिट क्या होगा? गरीब इंसान। अपोजिट क्या होगा? गरीब इंसान। पुअर हो जाएगा पॉपर। पॉपर का मतलब होता है कंगाल। क्या होता है पॉपर का मतलब? कंगाल। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दरिद्र। अब दरिद्र भी क्या होता है? कंगाल होता है। इम्पॉवरिज्ड का मतलब होता है गरीब इंसान। इम्पॉवरिज्ड का मतलब गरीब इंसान। इम्पॉवरिज्ड का मतलब गरीब इंसान। ब्रोक, ब्रोक का मतलब होता है कुछ नहीं है, कंगाल है भैया। ब्रोक, फ्लैट ब्रोक, एकदम बिल्कुल कंगाल हो गए भाई, तो ब्रोक होता है ब्रोक। ये आपका एनडीए सीडीएस में जो दो वर्ड आते हैं ना, वो इसमें पूछा गया था, ब्रोक और एक पूछा गया था ब्रोक। इस ब्रुक का मतलब होता है धारा, है ना, धारा, जो पानी में धारा बहती है ना, स्ट्रीम बोलते हैं। ये मतलब होता है, उस ब्रोक का मतलब होता है कंगाल, बिना पैसे का, है ना। इसमें इंसोल्वेंट आ जाएगा। इंसोल्वेंट और बैंकरप्ट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है। एक ऐसा इंसान जिसके पास कर्जा चुकाने तक के पैसे नहीं है, मतलब इतना तंगी आ चुकी है कि कर्जा चुकाने तक के पैसे नहीं है उस इंसान के पास, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? उसे बोलते हैं हम लोग इंसोल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसोल्वेंट। पेन्यूरियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। पेनीलेस, इंडिजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं फिर बोल रहा हूं, और ये किस बेसिस से बोल रहा हूं? ये मैं आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस बेसिस पे बात कर रहा हूं। मैंने क्या बोला कि ये सिर्फ 11, मोर देन 11 टाइम्स सिर्फ एफ्लुएंट का है। अगर इनके सिनोनिम एंटोनिम को मिला दिया जाए ना, तो इन शब्दों का रिपीटेशन ही 30-40 बार पहुंच जाएगा। 30-40 बार पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए अब इंडीजेंट को कैसे याद करना है? ऐसे याद करो कि इंडीज के जो जेंट है ना, वेस्ट इंडीज के जो जेंट है ना, वो कैसे है बेचारे? वो गरीब है। इंडीजेंट, इंडीजेंट। अच्छा, डेलीजेंट बताया था एक बार। डिलीजेंट याद है आपको कि दिल्ली के जेंट मेहनती होते हैं, ऐसे इंडीजेंट है कि वेस्ट इंडीज के जो जेंट है वो गरीब व्यक्ति है। याद करने में क्या जा रहा है? याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एरुडाइट, बहुत अच्छा शब्द है। एरुडाइट एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं हम लोग, है ना। अच्छा खासा पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति, बोला ये इंसान ये एक्सपर्ट है, विद्वान है इस चीज का, है ना, उसको बोलते हैं। ये कितनी बार रिपीट हुआ है? 14 टाइम्स, मोर देन 14 टाइम्स। 14 बार से ज्यादा ये एग्जाम में पूछा गया है एरुडाइट। एरुडाइट पूछा गया है। तो हैविंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, एक ऐसा इंसान जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है किसी चीज का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरुडाइट बोलते हैं। अब एरुडाइट को हम लोग ट्रिक से कैसे याद किया है? देखो ट्रिक क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको ट्रिक लिखा हुआ है एरू और डाइट। डाइट को हम इससे रिलेट करेंगे। डाइट हमारा खाना होता है ना, डाइट। इरू नाम की कोई इंसान है, ऐसे याद कर लो, इरू नाम की कोई इंसान है, तो इरू की डाइट जो है, उसमें डाइट की स्पेलिंग मैंने ये लिखी हुई है, इससे आपको रिलेट करोगे ये वाली स्पेलिंग बन जाएगी। लेकिन हमें डाइट को इससे रिलेट करना है कि इरू की डाइट एक विद्वान व्यक्ति ने बनाई है। अब इरू खा खा के हो गई थी 100 किलो की, और उसको वजन कम करना था, तो वो एक पर्सन के पास गई, उन्होंने डाइट बना दी। तो मैंने बोला भैया इरू की जो डाइट है ना, वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति ने बनाई है, बहुत ही अच्छे इंसान ने बनाई है, नॉलेजेबल व्यक्ति ने बनाई है, ज्ञानी पुरुष ने बनाई है। ऐसा नहीं है कि किसी से भी बनवा ली, एक विद्वान व्यक्ति ने बनाई है। तो इरू डाइट मतलब इरू की जो डाइट है वो किसने बनाई है? वो एक विद्वान व्यक्ति ने बनाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इरू डाइट मतलब नॉलेजेबल, विद्वान व्यक्ति जिसका अच्छा खासा ज्ञान हो। स्कॉलरली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लर्नेड बोल सकते हैं। नॉलेजेबल, ज्ञानी पुरुष होता है। इससे मिस स्पेल्ट, करेक्टली स्पेल्ट में वर्ड आता है, याद रखना। नॉलेजेबल में ई ए दोनों आता है,
एग्जाम में आपको हो सकता है कि नॉलेजेबल में ई हटा के दे दे, ABLE डायरेक्ट लगा दे, तो गलत हो जाएगा। एडुकेटेड है भैया, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है। सेगेशियस मतलब विद्वान है। इल्यूमिनेटेड मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी पुरुष। एंटाइटल्ड प्रबुद्ध बोलते हैं इसको हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध मतलब पढ़ा लिखा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रबुद्ध बोलते हैं। प्रबुद्ध मतलब पढ़ा लिखा। समझ में आया ना? क्या बोलते हैं? इनलाइटेंड बोलते हैं, है ना? इल्यूमिनेटेड हो गया, एजुकेटेड हो गया, इसको हम लिटरेट कह सकते हैं। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा। लिटरेट मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा होता है। जैसे देखो अनस्कॉलरली एंटोनिम में आ गया। इग्नोरेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इग्नोरेंट, इसका मतलब होता है अज्ञानी पुरुष है। इग्नोरेंस, टी हटा के सी लगा दो। इग्नोरेंस अज्ञानता को रिप्रेजेंट करता है। अननॉलेजेबल, इसका मतलब अज्ञानी व्यक्ति हो जाएगा। इलिटरेट तो अनपढ़ होता ही है। इलिटरेट जो है वो तो हमारा अनपढ़ होता ही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स एंटोनिम हो गए हमारे एरुडाइट के। ये सारे के सारे वर्ड्स एंटोनिम हो गए एरुडाइट के। एरुडाइट को कैसे याद किया आप मुझे बताएंगे? एरुडाइट को कैसे याद किया कि एरू की जो डाइट है वो एक विद्वान व्यक्ति ने लिखी हुई है। एरू की जो डाइट है वो एक विद्वान व्यक्ति ने लिखी हुई है। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलोज, बहुत अच्छा वर्ड है बेटा। कैलोज, कैलोज का मतलब होता है एक निर्दयी व्यक्ति, कठोर, जिसके अंदर दया भाव नहीं है बिल्कुल भी, निष्ठुर टाइप का है, मर्सी तो है ही नहीं है, एकदम क्रूअल टाइप का इंसान है। निर्दयी बोलते हैं, क्रूर बोलते हैं इसको हम लोग, है ना? और ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश मतलब लिखा है शोइंग नो सिंपैथी और क्रूअल, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सिंपैथी है ही नहीं है। अंग्रेज लोग हुआ करते थे, कैसे थे? कोई सिंपैथी नहीं थी। यहां से सब चीजें लूट के ले जा रहे थे, यहां पे काम करवाते थे, यहां पे खेती करते थे, यहां पे सारा काम करते थे और सामान को लूट के ले जाते थे। यहां पर क्या हो रहा है लोगों के साथ में, क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्रूअल टाइप के थे। और आजकल बहुत सारे लोग हैं क्रूअलिटी दिखाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि अभी एक आंदोलन चल रहा है जिसमें सोनम वांगचुक जी है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन आज 16 या 17वां दिन हो गया, उन्होंने कुछ खाया नहीं है और सरकार की साइड से कोई उनसे बात करने के लिए नहीं गया। दे आर ऑल्सो क्रूअल, दे आर ऑल्सो कैलोस। सिंपैथी है ही नहीं है, हाँ सिंपैथी इनके अंदर है ही नहीं है, कोई इनसे बात करने के लिए नहीं गया। मतलब क्या है? तो ये क्या है भैया? ये है कैलोस। क्या है भैया? कैलोस। तो ये आपको याद रखना है। ब्रूटल है, बारबरस, याद रखना है इस चीज को। मर्सीलेस, मर्सीलेस मतलब मर्सी है ही नहीं है, दया भाव है ही नहीं है। ऑपरेसिव, ऑपरेसिव मतलब होता है अत्याचारी टाइप का इंसान। क्या बोलते हैं हम लोग? अत्याचारी बोलते हैं इसको हम लोग। इसको रिप्रेसिव कहते हैं हम लोग। रूथलेस है, अत्याचारी भैया, अत्याचार ढाता है लोगों के ऊपर। हार्श, हार्श का मतलब कर्कश भी होता है, हार्श का मतलब क्रूर भी होता है। और कोल्ड ब्लडेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसेंसिटिव टाइप का इंसान है। ये कैसा है? इनसेंसिटिव। क्या है? इनसेंसिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार इसके ऊपर तो। इनडिफरेंट है। इस वक्त सरकार क्या बनी हुई बैठी है? इनडिफरेंट बनी हुई बैठी है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। क्या मतलब होता है इसका? उदासीन हुई बैठी है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 17 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, 25 दिन हो जाए, 40 दिन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, है? तो इसका मतलब क्या है? इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? सिनोनिम होगा। अच्छा कैलोस को याद कैसे करेंगे? ट्रिक क्या है? तो ट्रिक मैंने यहां लिखा हुआ है। किसके बारे में बात करें? कैलोस, कल ओस है। कल उस आदमी को हमने क्या यूज किया है? कल। कैलोस है ना, तो कल से याद कर लो। कल उस, कल उस आदमी को एक निर्दयी व्यक्ति ने घेर लिया था। कल उस याद करोगे ना आप, इसको बार बार पढ़ोगे ना, कैलोस 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 बन जाएगा कैलोस। कल उस आदमी को एक निर्दयी व्यक्ति ने घेर लिया था, एक अत्याचारी व्यक्ति ने घेर लिया था, है एक मर्सीलेस इंसान ने घेर लिया था। याद कर सकते हैं? कलोस, कलूस लिखा हुआ ना, तो कल उस, कैलोस बन जाएगा। तो कल उस आदमी को एक निर्दयी व्यक्ति ने घेर लिया था। याद हो जाएगा। कैलोस का मतलब निर्दयी, कैलोस का मतलब ब्रूटल, मर्सीलेस, इनसेंसिटिव। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब
सहानुभूत वाला, सहानुभूति दिखाने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर सहानुभूति होती है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, संवेदनशील जिसके अंदर संवेदना है, याद रखना इसको, जिसके अंदर संवेदना है। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है काइंड हार्टेड, जिसको बोलते हैं दयालु टाइप का इंसान। इसको हम लोग कंसीडरेट बोलते हैं, इसको हम लोग कंपैशनेट बोलते हैं भैया, कंपैशनेट, इसको बोलते हैं दयालु। क्या बोलते हैं? दयालु या कृपालु, कि भैया दया करने वाला व्यक्ति, किसी के ऊपर कृपा करने वाला व्यक्ति। कंपैशनेट, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, कंसीडरेट हो गया, कंपैशनेट हो गया, काइंड हो गया, जेनरस हो जाएगा। जेनरस हालांकि उस सेंस में भी आता है, हम किसी की पैसे वैसे देके हेल्प करते हैं, उस कंडीशन में भी जेनरस शब्द यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या यूज किया? हमने पढ़ा कैलोस, कैलोस का मतलब निर्दयी होता है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है एक ऐसा इंसान जिसके अंदर सिंपैथी बिल्कुल नहीं है, जिसको क्रूअल कहते हैं, अत्याचारी, निर्दयी कहते हैं। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहां आ गए और आज है वेंसडे, और वेंसडे आज आप लोगों को वॉइस का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है। कंप्लीट वॉइस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, किस तरह से डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के चेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू वॉइस विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। इवन वी विल डू प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको, चेंज करने वाले सभी क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाऊंगा। तो इस सेशन को जरूर देखेगा। बाकी तो आप लोगों के लिए इस वीक में ये सारी चीजें मैं आपको लिए लेके आ रहा हूं, और वोकैब का क्लास तो आपको डेली मिल ही रहा है। वोकैब बिल्कुल एकदम फ्रेश है, और कितनी बार एग्जाम में रिपीट हुई है, कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिफरेंट तरह क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी मैं आपको करवा रहा हूं। और एक चीज मैं आपको जो बताई है वो क्या है कि भाई वो क्या, मैं आपको 5 दिन पढ़ाऊंगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को जो भी 5 दिन में जितना भी वो क्या पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस करवाऊंगा। पूरा रैपिड फायर में प्रैक्टिस करवाऊंगा, रैपिड फायर में क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है नहीं है? अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगा। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंस वगैरह जो हमारे ग्रामर है, उस दिन सैटरडे को क्या होगा, तो इसके लिए अभी भी सस्पेंस है, बताऊंगा आगे चल के। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई लोगों, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे बेटा। हाँ, वॉइस का आपको आज का क्लास मिलेगा, तो इस चैनल को जल्दी से आगे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। और अपने छोटे भाई बहन हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके साथी लोग हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको भी बोलिएगा कि यहां पर रेगुलरली और एग्जाम डेडिकेटेड इंग्लिश का क्लासेस यहां चल रही है, जिसमें आपको वोकैब, जिसमें आपको ग्रामर, दोनों चीजें करवा रहे हैं। आगे चल के कॉम्प्रहेंशन भी इसमें करवाएंगे। कंप्लीट इंग्लिश से रिलेटेड चीजें आपको यहां प्रोवाइड की जा रही हैं और की जाती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे।